वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्या है प्रश्न? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्रीज, माइन और अदर हैजार्डियस एक्टिविटीज? खतरनाक। हमने कल ही बताया था आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। वर्तमान में आप कहेंगे कितने? 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से आप देखेंगे पहला कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है यहां पर। फिर कौन है? राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार। फिर कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हो जाएगा आपका। फिर कौन सा है आप कहेंगे? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर? 25 से 28 वाला अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आप देखेंगे 29 से 30 वाला है। फिर वहां पर 32 में कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी में आप देखेंगे कि हाँ, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 23 आ जाएगा, अनुच्छेद 24 आ जाएगा। ठीक है, यही 24 कहता है। ठीक है, बलात् श्रम से कौन रोकता है? अगर पूछ लिया जाए बेगारी से और बलात् श्रम से कौन सा आर्टिकल रोकता है, तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 23 हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 23। और कारखानों में 14 वर्ष बच्चों से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 24 वाला है ना, आर्टिकल 24। तो विकल्प जो भी है वो यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये समानता के अधिकार में आ जाएगा। और ये वाला आप देखेंगे जो ये क्या कहते हैं, यूसीसी आ जाएगा, जो अनुच्छेद आपका 44 है, यूसीसी है ना। ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है? अभी पीछे हमने इसी तरीके से बताया है कि जिस तरीके से केंद्र में सबसे बड़ा जो विधिका अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल जो है आपका 77 उससे संबंधित है ना। थोड़ा समझते, 4 आर्टिकल हैं, इनको फिर समझो। यहां से अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक है आपका अनुच्छेद 76, फिर है आपका एक आर्टिकल 88। ठीक है, फिर अभी आप देखेंगे एक कौन सा आर्टिकल आपका 165, और फिर आप देखेंगे एक आर्टिकल अपना 177। ठीक है, इन चारों को समझ लो, है ना। इसमें किसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, न्यायवादी की बात की गई है ना। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये क्या कहता है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं करता है। कौन कहता है? आर्टिकल आपका 88। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 165 क्या बात करता है? तो महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता। ठीक है, ये क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, विधि
अधिकारी, ठीक है। फिर आर्टिकल 177 क्या कहता है कि जो महाधिवक्ता होगी विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं रह सकता है। विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। परंतु मतदान नहीं कर सकता। परंतु मतदान नहीं कर सकता है। जो ये होगा, ये 4 आर्टिकल हैं। ये पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप याद कर लेते हो तो ये जो विधि अधिकारी से संबंधित आर्टिकल है वहां पे कंफ्यूजन आपका दूर रहता होगा और आप फंसेंगे नहीं। 76 से संबंधित है आपका आर्टिकल 88 और 165 संबंधित आपको जो आर्टिकल है वो 177, ठीक है। ये 170 आर्टिकल है जो कहता है महाधिवक्ता जो है वो विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, बोलेगा, लेकिन वहां पर मतदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपका जो आर्टिकल 88 है वो कहता है जो महान्यायवादियों का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, बोल सकता है सब कुछ, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये 4 आर्टिकल से अक्सर कंफ्यूजन रहता है और हमें ये याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। तो ये यहां से चीजें समाप्त होती है आपकी। अगला है कि उद्देशिका को डैडेडस के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो उद्देशिका है इसको केशवानंद जो भारतीयवाद बनाम आपका केरल राज्य वाला है इसमें भारत का हिस्सा माना गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंदवाद, केशवानंद वाद कब का है? 1973 का है, 1973 का है, ठीक। आपको पता है कि देश में अपने क्या थे? लैंडलॉर्ड, जमींदारी व्यवस्था थी। जो मठ और मठाधीश हैं, चाहे पहले की बात हो, बहुत पहले की बात हो, जब देश में अकाल जैसे स्थितियां पड़ती हो, लोग भूख से मर जाते थे, तब मंदिरों और मठों के पास जो है अकूत संपदा होती थी, ठीक है। इसीलिए जो आपके देश में आक्रांता हुए हैं उन्होंने क्या किया है कि मंदिरों को अपना निशाना बनाया, ठीक। मोहम्मद गजनवी ने अगर लूटा है क्या कहते हैं सोमनाथ के मंदिर को, क्या थी वहां के अकूत संपदा की वजह से लूटा, और उसको कौन सा, उसको यहाँ पे धर्म प्रचार नहीं करना था। उसका जो है विषय धर्म प्रचार यहाँ पे करना नहीं था, बल्कि जो अपने संपदा को लूट करके जाके अपने वहां पे जो है अय्यासी के साथ जीना था ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप देखेंगे मंदिरों अभी भी बहुत सारी संपदा होती है और क्या कहते हैं कि इनके पास लैंड होती है। अगर आपके यहाँ पर समाजवादी चीजें हैं, समता मूलक समाज का निर्माण करना है, इक्वलिटी लाना है, तो लोगों के पास है कि जो भूमिहीन है, कहीं कहीं किसी के पास जमीन है, आज भी यही है कि किसी के पास जमीन है नहीं है, किसी के पास बहुत अधिक जमीन है, तो लोगों के क्या को एक कानून बनाना पड़ेगा कि भाई इतने लोगों की जमीनें सीमित करनी पड़ेंगी और जिनके पास अधिक, उनके पास जो अधिक जमीन है वो, जिनके पास जो भूमिहीन परिवार है उनको जमीनें दी जाएंगी। तो इसी का लोगों ने विरोध किया। तो इसी तरीके से केरल के एक संत हुए हैं, संत क्या मतलब एक मठाधीश थे केशवानंद, वो इस चीज से परेशान हो गए कि उनकी जमीनें वहां की सरकार के द्वारा हड़पी जा रहे हैं, हड़पी तो उनका अधिकार किया जा रहा है। तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें कितनी जज बैठी थी, कितने जजों की? अब तक की सबसे बड़ी पीठ अच्छा एक चीज और है, अगर आपको संवैधानिक पीठ, कोई पीठ संवैधानिक पीठ है कि नहीं ये डिसाइड होता है उसमें अगर जजों की संख्या कितनी, हमेशा संवैधानिक पीठ कितनी होती है, तो 5 या फिर 5 से अधिक जजों की संख्या होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? संवैधानिक पीठ बोलते हैं। तो इसमें जो जजों की संख्या थी, न्यायाधीश कितने थे? 13। कितने न्यायाधीश थे? 13, ठीक है। दूसरी चीज, बेसिक स्ट्रक्चर,
आवाज आ रही है ना? आवाज ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या हुआ था? 13 जो है जजों की जो पीठ बैठी थी, हमें एक संवैधानिक पीठ ही इसको कहा जाएगा। और प्रस्तावना को संविधान का क्या अभिन्न अंग माना था। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो फिर क्या हो सकता है? उसमें संशोधन हो सकता है। मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन संभव है। संशोधन संभव है ना? प्रस्तावना संभव है। तो केशवानंद जो बात था, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आया था क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। तो फिर सरकार ने पूछा कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो विधायिका है, वो संविधान के किसी भी अंग में, इवन जो प्रेम्बल है उसमें भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि बताओ अच्छा फिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा कि हम समय समय पर डिसाइड करेंगे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे सेकुलरिज्म, ठीक है, हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है, ये सभी क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर के ही पार्ट है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, यानी कि इनको नहीं हटाया जा सकता है। सेकुलरिज्म जो आपका बम्बई केस हुआ था 1994 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी, अब यानी कि डेमोक्रेसी हटा करके यहाँ पर कुछ दूसरी चीज ला दी जाए, नहीं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सरकार संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ संशोधित कर सकती है। ठीक है, तो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट निकल के आया था। और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था इसमें। ठीक है, तो अगर अभिन्न अंग है तो उसमें क्या है कि सरकार संशोधन कर सकती है, यानी कि विधायिका क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर बताया नहीं गया था, कहा था कि हम समय समय बताएंगे। फिर एक केस होता है बेरूबाड़ी केस, इसके पहले हुआ था, है ना? बेरूबाड़ी केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको जान लेना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होगा। कौन हुआ था? बेरूबाड़ी वाद। एक क्या था ये? 1960 का केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने यहां पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में अपने ही फैसले से पलटता है सुप्रीम कोर्ट, और 1973 में क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसमें माना गया था? हिस्सा माना है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का ये केस था 1973 का। ठीक है, बेरूबाड़ी केस कब का था? 1960 का था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। जब यहां पर कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है और विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, तो इसी के बाद तो फिर 1976 में संशोधन होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अभी तक एक ही बार हुआ है, और 3 शब्द इसमें जोड़े जाते हैं। 3 शब्द जोड़े जाते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाजवाद है, अखंडता है, धर्मनिरपेक्षता है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी है? तो आप देखेंगे विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप देखेंगे यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कौन सी है? तो विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। कितनी हो जाएंगी? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म की यहाँ पर आप देखेंगे जो है आपकी स्वतंत्रता आपको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अच्छा विश्वास की हो गई। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक, जो है 3 प्रकार के आपके पास न्याय हैं। 2 प्रकार की आपके पास क्षमताएं हैं, अवसर और प्रतिष्ठा की जो है वो क्षमताएं हैं। चलो अच्छा, ये सारी चीज यहां से होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं कि राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? अब थोड़ा सा फिर इसको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल आ जाओ यहां पर, आर्टिकल 168 है ना। आर्टिकल 168 क्या कहता है, किसकी बात करता है? इसको थोड़ा अच्छे समझेंगे। ये कहता है राज्य विधानमंडल, जैसे कि वहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 79 है, राज्य विधानमंडल की बात करता है। राज्य विधानमंडल में आप यहां पर देखेंगे, इसको हम बहुत आराम समझेंगे,
ठीक, लेकिन पूरा समाप्त कर देंगे, कहीं पर भी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राज्य विधानमंडल, कुछ राज्यों में कुछ क्या है, 6 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा, एक तो बनेगा यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, एक तो राज्यपाल है, और फिर आपका क्या है, विधानसभा है ना, विधानसभा से मिलकर बनेगी, और फिर क्या हो जाएगा आपका, विधानसभा है। इसके बाद क्या है आपका भाई, विधान परिषद। 6 राज्य ऐसे हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद है। अगर राज्यपाल को हटा दें, इस यहां से जो है आर्टिकल संबंधित कौन हो जाएंगे, 153 वाला, वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। फिर विधानसभा की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, आर्टिकल 170 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें विधान परिषद की तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 169 हो जाएगा। आर्टिकल 169 जो किसकी बात करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है। आर्टिकल 170 विधानसभा की बात करता है। इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी बताता है, मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए भाई कितनी, 500, है ना, किसकी, विधानसभा की। और न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या कितनी बताता है, मिनिमम संख्या कहता है कि 60 होनी चाहिए। हालांकि कुछ इसके स्टेट जो है अपवाद है, मैक्सिमम 500 होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है जहां पर इनकी संख्या 32 और 40 तक भी है ना। इसके बाद विधान परिषद क्या कहता है कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, इसकी संख्या का 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे कितनी सदस्य संख्या है, 403, और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे है ना, तो वहां की सदस्य संख्या कितनी है, 100। तो इसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिन राज्यों में है। किन किन राज्यों में है, वो 6 राज्य, ये नहीं कि तुक्का में बस हाँ 6 राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं, टू द पॉइंट एग्जैक्ट। जितना पढ़ के जाओ बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए ना, कि नहीं 6 राज्यों में ठीक है, कौन कौन से हैं तो पता नहीं कौन कौन से है, वहां पे आ जाएगा निम्न में से किस राज्य में नहीं है, नॉर्थ साउथ को दे देंगे। ठीक, आपको यूपी याद है कि यूपी में है, बिहार याद है, ठीक, महाराष्ट्र भी याद होगा, 3 अन्य याद हैं, तो टोटल 3 6 हैं, उनको याद भी रखो, है ना। चलो अच्छा, इसको देखते हैं कौन कौन से वो स्टेट हैं। तो आप कहेंगे वो स्टेट हैं, आर्टिकल तो आप समझ ही गए हैं, है ना, ये सारी हैं। अभी संरचना भी देखेंगे, ये संरचना का नहीं, ये गठन की बात करता है। गठन का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। गठन का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को जो है गठन का अधिकार दिया है। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, अगर अगर क्या करना है, अगर विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तो वो प्रस्ताव जाएगा संसद के पास। तो अंतिम अंतिम उत्सादन और बनाने का विधान परिषद का अधिकार किसके पास जाता है, तो वो जाता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट जाएगा तभी बनेगी, लेकिन उसके पहले एक प्रस्ताव जो है वहां की विधानसभा के द्वारा जो है वो पारित करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई कहां कहां पर है, तो आप कहेंगे यूपी में है, यूपी में है, बिहार में है, बिहार में है। इसके बाद कहां पर चले जाओ, फिर चले जाओ मध्य जो आपका यानी कि महाराष्ट्र में, वहां पर मिलेगा। प्रायद्वीपीय जो भारत है, हालांकि जियोग्राफी की हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर कहां पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कौन सा स्टेट, यानी कि जो बॉर्डर वहीं पे शेयरिंग वाली स्टेट है ना, वहीं पर आंध्र प्रदेश से कौन बनता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना, तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में भी है। उसके बाद आप देखेंगे तेलंगाना के पास ही कौन सा है, कर्नाटक वहीं पे आसपास ही है, तो कर्नाटक में है ना। कर्नाटका वहां पर हो जाएगी। तो ये 6 है कि नहीं है, 1 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऐसे राज्य है जहां पर बाई कैमरल जो है लेजिस्लेटिव, आपके वहां पर क्या है, लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है ना। तो 6 ऐसे आपने राज्य देखे। मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो विधानसभा का 1/3। संरचना की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, आगे हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो ये चीज हो गई, विधानसभा हो जाएगी, राज्यपाल, तो इनसे मिलकर क्या बनता है आपका, राज्य विधान मंडल। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, हाँ चलो अच्छा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे फोकस हमारा कहाँ पर रहेगा, तो फोकस हमारा रहेगा विधान परिषद में। इसको हम कर देते हैं रफ,
है ना, इनका कोई काम यहाँ पर है नहीं। आप आ जाओ इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आर्टिकल कौन सा रिलेटेड होगा स्ट्रक्चर से? तो आप कहेंगे आर्टिकल जो रिलेटेड है कौन सा है भाई? 171। 171 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रक्चर से, है ना। क्या स्ट्रक्चर है कि 1/12 सदस्य होंगे, 1/12 किसके द्वारा वो निर्वाचित होंगे? वो निर्वाचित होंगे ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके हों, जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके हों, 3 वर्ष से अधिक जो इन्होंने वर्ष किया, ठीक है। इसके बाद 1/12 ये कौन से होंगे? 1/12 ये 1/12 ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले जो है 3 वर्षों से पढ़ा रहे हों, 3 वर्षों से अधिक समय से, किसमें? उच्च माध्यमिक से ऊपर जो है, प्राइमरी नहीं भाई चलेगा इसमें, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 वर्ष से अधिक समय से पढ़ा रहे हो ना, 3 वर्ष से प्लस समय से पढ़ा रहे हो। फिर यहां पर देखेंगे हम 1/3 ये जो आपके नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं, और देखेंगे यहाँ पर विकास बोर्ड, इनके द्वारा चुनाव होगा ना, विकास बोर्ड, ये सभी इनके द्वारा जो है, जिला परिषद इनके द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, विकास बोर्ड, जिला परिषद इनके द्वारा चुना जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 1/3 विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा, 1/3 जो है विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा। एक स्ट्रक्चर देखा, 1 हुआ आपका, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, अभी 5वां और बचा हुआ। 1/3 विधानसभा के सदस्य तो चुनेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप देखोगे 1/6 कौन चुनता है? राज्यपाल। किसको चुनता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। किसको मनोनीत करता है? जो, फिर देखो सेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? समाज सेवा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहां पर कला, सहकारी आंदोलन, 4 हो जाएगा यहां पर साहित्य, और 5वां हो जाएगा विज्ञान। राष्ट्रपति के पास कौन सा नहीं होता है? सहकारी आंदोलन वाला, कई बार पीसीएस के एग्जाम में आया है सहकारी आंदोलन। अब ये ना सोच रहे ना कि पीसीएस में हमारे यहाँ नहीं आएगा, भाई कुछ भी आ सकता है। सहकारी जो आंदोलन है ये सहकारी आंदोलन से संबंधित है ना, सहकारी आंदोलन से जो संबंधित है वो भी इसमें आ जाएंगे। तो अब क्या पूरा बन रहा हुआ है? इसको जोड़ते हैं एक बार, पूरा है कि नहीं है? 1/12 प्लस 1/12 ये, फिर 1/3, फिर 1/ यहाँ पर 3, और फिर 1/6। एलसीएम कितना ले लोगे? तो आप कहोगे 12 एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 12 ले लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यही तो होता है। 4 4 8, 8 2 10, 2 12, बराबर क्या होगा? 12/12 बराबर 1। कोई दिक्कत? पूर्णांक आ गया ना 1। तो बस यही आपके देखा, अगर आपको लगता है कि हम पूरे नहीं याद कर पा रहे हैं, 1/12 ऐसे लोग 2 बार 1/12 होगा। जो 1/12 बोला होगा उनका संबंध किससे होगा? शिक्षा से होगा। बस इतना याद रखो। फिर वो आगे कंडीशन देंगे, समय कितना होना चाहिए? 3 वर्ष से अधिक, स्नातक होना चाहिए, और एक क्या होगा? जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो आपका चुनाव होगा किसके द्वारा? ये नगर पालिका, विकास बोर्ड और विधानसभा वाला, कितना होगा? 1/3, 1/3 और 1/6 राज्यपाल। क्षेत्र कितने होंगे? वो 5 क्षेत्र होंगे। राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में वो 4 होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं। तो कौन सा एक हट जाता है? तो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट से संबंधित लोग होते हैं वो यहाँ पर हट जाते हैं, यानी कि उनसे जो जुड़े हुए वो व्यक्ति होते हैं। तो ये पूरा जो है आप देखेंगे विधान परिषद से। अंतिम अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, बनाने का और हटाने का, है ना।
किसका? विधान परिषद का। आर्टिकल कौन सा है डेडिकेटेड? आर्टिकल 169। आर्टिकल 169। यूपी में इनकी संख्या कितनी? 6 से राज्य जहां पर बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय है। और विधान परिषद के भी जो राइट होते हैं, वो जो आपका मनी बिल होता है उसके सम कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इनके जो राइट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। ये सारी चीजें यहां पर आप देखेंगे। इसके बाद अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपए है। लेकिन अगर आप वहां पर ये कूपन कोड यूज करते हैं कौन सा? ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2499 रुपए का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपए का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में। और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपए में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपए के मिलेंगे, ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, अगर फिर वही राजकोषीय, अगर आपने इसके पहले की क्लास देखी हुई है स्टार्टिंग में, और जहां तक मैं से हूं पहला क्वेश्चन चले जाओ, पहला क्वेश्चन वो सीधा सीधा दो कॉन्सेप्ट बेस आया ना। अब यहां पे पूछ लिया जाएगा, अब बहुत सारे लड़के जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है फाइनेंस कमीशन, पूरा रिजर्व बैंक पढ़ रखा है, पूरा एक एक रट्टा मार रखा है यहाँ पर जीएसटी से संबंधित, है ना, और नीति आयोग, लेकिन फिर भी फंस जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लड़के जो है नीति आयोग कर दें। अगर पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास है इसका पहला क्वेश्चन अगर आप डिटेल में देखे होंगे तो ये वाले क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है, जो आपका फाइनेंस कमीशन यहां पर है, फाइनेंस कमीशन ये किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे ये आधारित है फिस्कल, आपका फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म पर ये जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, फिस्कल फेडरलिज्म पे, ठीक है। राजकोषीय संघवाद पे आधारित होता है प्रति 5 वर्ष पे। पूरा डिटेल वहां पर बता ही चुके हैं, बार बार तो बताएंगे नहीं।
प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति, अब उसके पहले भी जब उसको ऐसा भाष होता है कि नहीं वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, वो गठन कर सकता है। 16वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ है। ये सिफारिश जो है 31 अक्टूबर 2025 के पहले देगा। वो सिफारिशें लागू कब होंगी, तो वो लागू होंगी 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, ठीक है। और वो 281 आर्टिकल कहता है कि जो ये रिपोर्ट होगी किसके समक्ष रखवाई जाएगी, ये रखाएगा राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति से जो है पार्लियामेंट के पटल पे रखेगा, है ना, पार्लियामेंट पे देगा जो है इसकी जो आपकी रिकमेंडेशन होगी। ये बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है। हालांकि अगर केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है तो उसका स्पष्टीकरण देना होता है कहां पर, तो पार्लियामेंट में, है ना। गठन कब हुआ था, 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। 5 सदस्यीय ये फाइनेंस कमीशन होता है। कितने होते हैं, 1 अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो ये अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग का गठन कब होता है, तो 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग कैसी है, तो ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के एक जो है ऑर्डर के थ्रू जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था नीति आयोग का। तो ना तो उसके लिए कोई अधिनियम है ना ही कोई आर्टिकल डेडिकेटेड। हालांकि जो सरकारिया कमीशन है जो कि 1983 में जो है गठित हुआ था और उसने रिपोर्ट जो 1988 में दी थी, उसने कहा था आर्टिकल 263 में जो है तब योजना आयोग के और आज के जो है नीति आयोग को एक जो है संवैधानिक बॉडी का दर्जा दिया जाए। समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। थिंक टैंक के रूप में काम करता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका वित्त आयोग, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करोगे तो आपको पता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन का जो हिल्टन यंग कमीशन था उसकी सिफारिश पर कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी ना। 1935 में ही इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। 1935 से लेकर के 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर रहता है, तो कोलकाता में रहता है। फिर आप देखेंगे 1937 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे ले आया जाता है, मुंबई में। कहाँ पे ले जाता है, मुंबई में। तब से आज तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में ही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके पहले भारतीय जो है गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर रह पाएंगे, तो सीडी देशमुख जो है पहले भारतीय गवर्नर बने थे। किसके भाई, तो आरबीआई के, ठीक है। स्थापना इसका जो है यूं कहे कि राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। स्थापना तो यही हो जाती है 1935 में ही। 1935 लेकर के 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है, कोलकाता में रहता है। पहले गवर्नर कौन बनते हैं आरबीआई के, तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर होते हैं। पहले भारतीय गवर्नर कौन होते हैं, सीडी देशमुख होते हैं। और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पता है कि 101वां जो संविधान संशोधन था जो कि कब हुआ था, 2016 में। उसके बाद ये पूरे देश में लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। इसी के तहत जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है कब, तो आर्टिकल 279A में। इसमें जो भी फैसले होते हैं वो 3/4 के बहुमत से लिए जाते हैं। 3/4 के बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र के पास कितना वोट है, 1/3 है। और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, स्टेट प्लस यूटी के पास कितना यहाँ पर वोटिंग का अधिकार है, तो आप कहोगे कितना भाई, 1/3 हो गया, 2/3 का अधिकार है। लेकिन जो भी फैसले होंगे कैसे होंगे, 3/4 के जो है किससे, बहुमत से होंगे, है ना। ये याद रखना अगर पूछ ले जाए। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो, कब गठित हुआ, कौन सा आर्टिकल था, वहां से चीजें नहीं बनेंगी। एक कदम आगे, 3/4 के बहुमत से फैसले होते हैं, ठीक है। अभी 56वीं बैठक हुई है इसकी। इसकी जो एक्स ऑफिशियो, इसका जो चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, एक्स ऑफिशियो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्स ऑफिशियो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका कौन होता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल आप कहेंगे 33 सदस्य इसके होते हैं। 33 मेंबर्स हैं इसमें जीएसटी काउंसिल में, है ना। जीएसटी काउंसिल में कितने 33 मेंबर्स होते हैं। 3/4 के बहुमत से होते हैं। अभी सारी स्लैब पहले कितनी होती थी, 5% की स्लैब थी, 12% की स्लैब से 18% की थी, 28% की। अभी सारी स्लैब हटा के 56वीं बैठक पूछ ले जाए किस बैठक में, तो 56 जो है इसकी जो बैठक हुई उसमें अब सिर्फ 2 हैं, एक 12% की, एक 18% की, एक अतिरिक्त है 40% की, जिसमें जो मादक पदार्थ वगैरह बीड़ी है, सिगरेट, इन सभी को वहां पर रखा गया है ना। तो ये चीजें आप याद कर सकते हो। इसके बाद अगर हम और बताएं तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया है। अप्रत्यक्ष कर है ना।
और अप्रत्यक्ष कई सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के इसको लागू किया गया है। ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, है ना। आरबीआई से संबंधित चीजें आप देख चुके हैं। नीति आयोग को हमने बता ही दिया है भी, नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी जो है 2015 को बनता है। ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक बॉडी है, ना तो ये स्टैट्यूटरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, दोनों ही नहीं है। फिर आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि एक कैबिनेट के एक फैसले के थ्रू ये बनती है। कौन? हमारी नीति आयोग बनती है ना, एक उसके थ्रू बनती है। किस तरीके से रोड मैप बनाना है, देश को डेवलप करना है, तो उन सारी चीजों को ये जो है वो करती है। तो हमारा उत्तर भी क्या है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को इसमें बता ही दिया है। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि आर्टिकल 280 जो इसको डेडिकेटेड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे हम देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय दे सकता है। आपको पता है जो जिला न्यायालय होता है, उसको जिला एवं सत्र न्यायालय भी बोल सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय बोल सकते हैं। एक ही न्यायालय होता है जिला न्यायालय, उसी को बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है। जब वो दीवानी केस, सिविल केसेस की सुनवाई कर रहा होता है उस समय उसको बोलते हैं हम जिला न्यायालय, और जब वो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम सत्र न्यायालय। ठीक है, एक ही न्यायालय होता है। दीवानी का मतलब जमीन की लड़ाई हो गई, गाली गलौज हो गया, क्राइम नहीं हुआ है, नॉर्मल लैंड से संबंधित विवाद चल रहा है, दीवानी दायर हो गई है ना, उससे चीजें हैं। तो मृत्युदंड दे सकता है। मृत्युदंड सत्र न्यायालय देगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं देगा, कार्यकारी नहीं, सत्र न्यायालय देगा। ठीक है, बिना हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना नहीं, हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद ही देगा। हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद ही देता है। तो विकल्प जो सी होगा वो हमारे प्रश्न का यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श जो है वो कहां से लिया गया है? 3 प्रकार के न्याय हैं, तो ये हमने बताया कहां से लिए गए हैं। तो आप कहेंगे रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो कहां से लिए गए हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से जो है इनको लिया गया है। अमेरिकी क्रांति से नहीं लिए गए हैं। अमेरिका का जो संविधान है, क्रांति की अगर बात करें 1776 में वहां पर क्रांति हुई थी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में हुई थी, ये भी याद रख लो। 1789 में कौन सी होती है? इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति। अगर गौरवशाली क्रांति की बात करेंगे तो कहां से संबंधित है? ये इंग्लैंड से संबंधित है ना, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से संबंधित है, तो इनको हमने लिया है रूसी क्रांति से। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर, है ना। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के मुख्य सचिव के, है ना, राज्य मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो मुख्य विकास अधिकारी, अगर पूछ लिया जाए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य विकास अधिकारी। अगर पूछ लिया जाए राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, तो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो है राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर पूछ लिया जाए देश का सबसे, विधि वाला नहीं, विधि अब ना पूछा, अटॉर्नी जनरल सर भी बताया है, वो तो विधि अधिकारी है। सबसे बड़ा अधिकारी, उससे भी बड़ा अधिकारी कैबिनेट सचिव। सबसे बड़ा अधिकारी अगर किसी भारत के देश का होता है कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ठीक है, राज्य का मुख्य सचिव, जिले का कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी, सबसे बड़ा, है ना, मुख्य विकास अधिकारी। चलो अच्छा, तो कह रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर? कौन अनुरोध करे? राज्य के राज्यपाल करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करें, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री? यानी कि कौन अनुरोध करे? तो जो आपका यूपीएससी है वो कहेगा अच्छा आपकी राज्य की सेवाएं हम जो है पूरी करा लेंगे, जो आपकी पीसीएस होती हैं। कौन अनुरोध करेगा? तब ऐसा जो है पॉसिबल होगा। यहां पर हमसे ये पूछ रहे हैं ना, हमसे यहां पर ये पूछ रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो बताइए भाई किसके कहने पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो आप कहेंगे ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब आर्टिकल 315 पार्ट 4 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 315 क्लॉज 4 कहता है कि यदि राज्य के राज्यपाल, कहां गए ये, अगर राज्य के राज्यपाल अनुरोध करें, किससे अनुरोध करेंगे? यूपीएससी से, तो क्या हो सकता है? राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब यूपीएससी कौन सी आवश्यकता को पूरा करेगा? नरेगा का संचालन करेगा क्या? भाई आपकी सेवाएं पूरी कराएगा। कोई भर्ती करानी है तो वो भर्ती पूरी करा लेगा। अगर राज्यपाल आर्टिकल 315 क्लॉज 4 का हवाला देता है, किसको देता है? यूपीएससी को,
भाई हमारे राज्य में आप सेवाएं करा लीजिए, तो यूपीएससी जो है करा सकता है। सारी बात को पता है। भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक जो है राज्य और केंद्र की सेवाओं का वर्णन है ना। चलो ठीक, आगे। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ये वाला भी हम खत्म ही करते हैं, आज लफड़ा ही खत्म करते हैं। सबसे शुरू करो कहां से? आर्टिकल 338। ठीक, जब संविधान लागू होता है, जब संविधान लागू था, जब लागू हुआ संविधान, तो क्या था? अनुच्छेद 338 के तहत, 338 के तहत एससी और एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए, एससी और एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिकारी था। रक्षा के लिए एक सदस्य की नियुक्ति होती थी। कि नियुक्ति का प्रावधान था, नियुक्ति का एक नियुक्ति का प्रावधान था। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 338 के तहत एससी और एसटी के अधिकारों के लिए एक जो है व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान था। ठीक है, फिर समय व्यतीत हुआ, उस एक व्यक्ति को कई सदस्यों में परिवर्तित किया गया, है ना। एक व्यक्ति को कई सदस्यों में परिवर्तित किया गया, हालांकि वो भी बौना लगा। फिर आता है एक संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1990 में, 1990 में। हाँ, 65वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। 65वां संविधान, 65वां संविधान संशोधन कब होता है ये भी याद रखना है, 1990 में। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, 1990 में बनाया क्या जाता है? एससी एसटी इसी आर्टिकल 338 तहत, आर्टिकल 338 के तहत एससी एसटी कमीशन। पहले क्या था? कमीशन नहीं था, यहां पे और पावर। भाई आयोग बनने का मतलब शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, समझ रहे हैं। किसी को भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जो है एससी एसटी के अधिकारों का हनन किया हो, उसको दंड दे सकता है आयोग। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है यहाँ पर। तो किसमें? 65वां। फिर लगा कि एससी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो राज्य की या फिर विकास की मुख्य धारा से काफी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एसटी समाज के लोग हैं वो आप देखेंगे विकास की मुख्य धारा से बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो दोनों में उतनी समानताएं नहीं है, फिर भी हम लोगों ने उनको एक ही में शामिल किया गया। एक व्यक्ति एससी और एसटी की, जब अभी भी देखा जाए वर्तमान में क्या है, आप देखेंगे एससी जो है कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा में बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, लगभग उतना नहीं जितना सामान्य वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, ओबीसी के लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी काफी हद तक जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर एससी की हम कंपेयर करें एसटी से, तो बहुत ही कम परसेंटेज निकलेगा। जनरल की अपेक्षा तो बहुत ही कम है, अगर देखा जाए एससी की अपेक्षा तो तभी बहुत कम है ना। तो महसूस किया गया नहीं, इन दोनों के लिए भी अलग अलग आयोग होने चाहिए, एक आयोग नहीं हो सकता है। लेकिन उस आयोग के गठन से पहले महसूस किया गया था, तो सरकार ने किया क्या? एक अलग मंत्रालय बना दिया, जनजाति मंत्रालय। हमारे यहाँ पे क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पर, और जनजाति मंत्रालय। उस कहानी से पहले, ये तो 1990 की कहानी हो गई है ना, इसके पहले बीच का समय आता है, बन जाता है 1999 में। क्या बन जाता है? जनजाति मंत्रालय। जनजाति मंत्रालय जो है फ्रेम हो जाता है। अब मंत्रालय बनने का मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं, क्योंकि इसका जो मंत्री होता है वो कौन होता है? एक जनजाति व्यक्ति होता है, तो वो अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब मंत्रालय बन गया, अभी भी लगा कि नहीं उस तरीके से इनकी आवाज जो है वो बुलंद नहीं हो रही है। फिर आता है समय किसका? 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन किया जाता है इसके लिए। अभी भी लगता है कि ये भी बौनी पड़ रही है इन लोगों की समस्याओं को, तो कर दिया जाता है क्या? 89वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 2003 में।
ये क्रम से कहानी है, देखो, है ना। कब होती है ये? 2003 में। और यहां पर क्या होता है 2003 में? एससी और एसटी दो अलग अलग कमीशन बनाए जाते हैं। तो फिर यहां पर याद रखना है आपको, क्या याद रखना है यहां पर? याद ये रखना है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 338, इसमें क्या है? ये किसमें किया जाता है? 89वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 338 में क्या है? तो आप कहेंगे कि क्या है? शेड्यूल नेशनल नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ठीक है, एनसीएससी। वैसे तो नाम इसका क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। किसमें है? एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये किसमें है? आर्टिकल 338 में है। और फिर इसमें क्या कहा जाता है? फिर आप देखेंगे यहीं पर कि अनुच्छेद 338 ए में बनाया जाता है आपका क्या? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, एनसीएसटी। तो 338 ए में ट्राइब्स ना चले जाना कि ट्राइब्स को प्रायोरिटी दी होगी, इससे कोई मतलब नहीं, बराबर वैल्यू है ना, बराबर वैल्यू है। अनुच्छेद 338 ए में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, और अनुच्छेद 338 में केवल क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से शुरुआत कहां पर होती है? एक अधिकारी होता है, फिर 65वें संविधान संशोधन, उसको क्या है? एनसीएसटी कमीशन बनाया जाता है। फिर लगता है कि नहीं, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं, तो फिर 1999 में मंत्रालय बना दिया जाता है, जनजाति मंत्रालय, जो उनकी समस्याओं को प्रबलता से रखेगा। उसके बाद लगता है अभी भी चीजें उस तरीके से नहीं है, तो फिर अनेक अलग अलग अनुच्छेद में इस तरीके से चीजें बनाई जाती है ना। दूसरी चीज, इनका जो कार्य निर्धारण है, कार्यकाल निर्धारण किसके हाथ अधिकार में है? तो वो जो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद 1992 का समय आता है, इंदिरा शाहनी वाद हुआ था, इंदिरा शाहनी वाद 1992 का समय आता है। इसी पे जोड़ के बता रहे हैं, इंदिरा शाहनी केस होता है ना। वो क्यों होता है? तो आपको पता है कि जो दूसरा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1979 में, बीपी मंडल कमीशन जिसको बोलते हैं, मंडल कमंडल की राजनीति हो रही, जिसमें ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण दिया गया था, उसे संबंधित है कि इंदिरा शाहनी ने जो केस कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सही ठहराया और उसने कहा कि नहीं, पिछड़ा जो आपके जो पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उनकी स्थिति समाज में दयनीय है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। तो भी सरकार एक अधिनियम लेके आती है 1993 में। कब लेके आती है? 1993 में। कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय और पिछड़ा वर्ग अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम कब लेके आती है? 1993 में। अभी देखो, फिर अब ये क्या बन गई? स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है, यहाँ पर वर्ग आयोग भी है, लेकिन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। यहाँ पर अधिनियम के तहत एक आयोग बनाया जाता है, लेकिन होता क्या है? स्टैट्यूटरी। क्यों? क्योंकि कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है तो राइट और ज्यादा जो है मजबूत होते हैं। तो अभी क्या हुआ? फिर सरकार क्या करती है? अभी 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, है ना। यही तो था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। कब करती है? 2018 में। और यही जो आप देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ कौन सा? बैकवर्ड क्लासेस ना, बैकवर्ड क्लासेस वाला एनसीबीसी, इसको क्या करते हैं? संवैधानिक दर्जा देते हैं। किसमें? अब इसको अनुच्छेद दिया जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 338 बी में क्या है? एनसीबीसी है। फिर यहां से देखो, अनुच्छेद 338 में क्या है? एनसीएससी है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। 338 ए में क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। और 338 बी में क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो अब किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। स्थिति बिल्कुल साफ है। आगे बढ़े यहां से। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए। तो ये चीज समझ, अच्छा ठीक, ये बात कर रहे थे ना। हाँ, अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये वार्षिक रिपोर्ट सभी देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। जितने भी हैं, चाहे वो आपका एनसीएससी हो, चाहे एनसीएसटी हो, चाहे एनसीबीसी हो, ये सभी अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? इस रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखवाता है। चाहे आपका फाइनेंस कमीशन हो, ये सभी रिपोर्ट किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? इन रिपोर्टों को वो संसद के पटल पे रखवाता है ना। आप कहेंगे ठीक है। अगला है
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? पीछे बता चुके हैं, आत्मर्पित हमने कब किया है? 26 नवंबर 1949 को, है ना, नवंबर 26 1949 को। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? शपथ से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 219, ठीक है। आर्टिकल 219 किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे ये भाई उच्च न्यायालय से संबंधित है। ये जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स आपके हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जो हैं, इनकी संख्या भी कितनी है? 25 है। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक इनका उल्लेख है ना। 214 से लेकर के 232 तक इनका उल्लेख है। 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर कंटिन्यू हैं। आप देखेंगे कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो मिजोरम के लिए भी काम करता है। वही आप देखेंगे कि नागालैंड के लिए भी काम करता है। वही हाई कोर्ट जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जो है न्यायिक व्यवस्था करता है, ठीक है। उसकी 3 खंडपीठ है। एक उसी ईटानगर में है जो अरुणाचल प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र कवर करती है। उसकी एक खंडपीठ जो है आप देखेंगे आइजोल में है जो मिजोरम का न्यायिक क्षेत्र कवर करती है। उसकी एक खंडपीठ जो है कोहिमा में है जो नागालैंड के लिए कार्य करती है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। बाकी मणिपुर और जो मेघालय है उनके अपने अपने हाई कोर्ट है, जहां तक मैं सही हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं। 2013 में जो है उनके हाई कोर्ट बने थे, और वर्तमान में देश में कितने 25 आप यानी कि 25 हाई कोर्ट जो है ना, ठीक है। एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। एकमात्र यूनियन टेरिटरी दिल्ली इसका अपना है जिसका अपना जो है खुद का हाई कोर्ट है ना। हम्म, है ना। तो ये चीज है। चलो अच्छा, आगे, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है? विधायिका का था लेजिस्लेचर। अभी पीछे उत्तर बताया आपका कौन सा? आर्टिकल 168। आगे बढ़ो। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या वैसे तो अगर देखा जाए तो 552 है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इन प्रेजेंट जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है इन प्रेजेंट जो है लोकसभा की जो है मैक्सिमम जो नंबर है वो कितनी है? तो आप कहेंगे ये है भाई 550। क्यों? क्योंकि जो आपका आर्टिकल 331 है उसको क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट, है ना। जो कि 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन वाले मनोनीत होते थे उनको मिलाकर के कितने हो जाते थे? उनको मिलाकर के 552 हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल जो 331 है वो क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 104 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था, इसके द्वारा ये कब हुआ था? 2019 में। लागू कब होता है? 2020 में। तो अभी कितनी है? 550 है। 550 है। तो 550 है ना, जिसमें आप देखेंगे 530 जो है इनकी सदस्य संख्या कहाँ से आती है? स्टेट से आती है। स्टेट से आती है ना, स्टेट से आते हैं यहाँ पर होंगे ये। और जो आपके 20 होंगे वो कहाँ से होंगे? यूनियन टेरिटरी से होंगे, यूनियन टेरिटरी से होंगे। और 2026 तक का इस संख्या में कोई इसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कब तक? 2026 तक, 2026 तक, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है हमारा 84th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी हालांकि उत्तर क्या सही होगा? 552 होगा, है ना। ये सारी यहाँ पर चीजें हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये आपका जो है आर्टिकल 39A है। 39A जो है ये संबंधित होगा ना, इससे ये संबंधित होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता। तो वैसे तो 39 होना चाहिए। अब बात 39A है, तो इसको कब जोड़ा गया है? तो फिर आपको बताना होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब होता है ये? कमेंट करके बताइए। 1976 में,
1976 में होता है ना ये वाला, इसी के द्वारा जो है ये आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा? 39A पंचायतों के गठन की बात करता है। यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात करता है ना। अभी तक पहले किसमें लागू थी? सिर्फ और सिर्फ गोवा में। अभी किसमें है? उत्तराखंड में भी आप देखेंगे समान नागरिक संहिता जो है लागू है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही तो पद धारण करता है। जो एडवोकेट जनरल है वो गवर्नर के जो है प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो विकल्प उसको हटाने का भी अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास ही उसको हटाने का भी अधिकार है ना। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया है? हम सबसे पहले तो आप देखेंगे वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर 1215 में कुछ घोषणा क्राउन के द्वारा जो है वहां की पब्लिक को कुछ अधिकार दिए गए, है ना। वहां की पब्लिक को कुछ अधिकार दिए गए, तो उसको वहां के लोगों ने क्या कहा? 1215 में सोचो, तो उनके वहां के लोगों ने क्या कहा कि ये हमारे क्या है भाई, अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि मैग्ना कार्टा है। सबसे पहले वहां शुरुआत होती है। फिर भारत में आप देखोगे कि जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई थी, कुछ बेसिक चीजें थी। फिर जो मोतीलाल नेहरू की समिति गठित हुई थी, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है सचिव के रूप में थे, वहां पर भी कुछ मूल अधिकारों की मांग की गई थी संविधान में। फिर प्रॉपर तरीके से भाग 3 जो है वो डेडिकेटेड है, लेकिन जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं कहाँ पे? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पर किस शीर्षक से हैं? जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट बोला जाता है तो बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में क्या है इनका शीर्षक? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स शीर्षक के नाम से वहां पर ये शामिल किए गए हैं ना। कहां पर? तो अमेरिका के संविधान में 1791 के आसपास, है ना। तो विकल्प जो ए है यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर देखते हैं आगे।